अभी जो हमारे पास आज टॉपिक है वो है प्रॉब्लम्स ऑफ प्रोविजन ऑफ सोशल गुड्स। कि जो भी सोशल गुड और पब्लिक गुड की बात होगी यहाँ पे, जहाँ पे सोशल गुड और पब्लिक गुड जो है वो गवर्नमेंट ऑफ कोर्स प्रोवाइड करती है। लेकिन गवर्नमेंट जब वो गुड्स प्रोवाइड करती है तो उसको प्रोवाइड करने में या उसकी प्रोविजन में गवर्नमेंट को कौन कौन सी जो गवर्नमेंट या सोसाइटी इंडिविजुअल पर्सन को कौन कौन सी प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ती हैं, ये बेसिकली हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपके पास रहता है पब्लिक गुड्स एंड एक्सटर्नलिटीज़। पब्लिक गुड एंड एक्सटर्नलिटीज़ की सूरत में डेफिनेटली जो है वो मतलब इकॉनमी जो है उसे बहुत सफ़र करना पड़ता है। बाज़ औक़ात जो मार्केट इकॉनमी है वो बाज़ औक़ात फेल हो जाती है। मार्केट इकॉनमी फेल होने इस सेंस में है कि जो पब्लिक गुड्स है, जो ख़ास तौर पे अगर मैं पब्लिक गुड्स की बात करूँ, पब्लिक गुड प्रोविजन की बात करूँ, तो यहाँ पे कोई मार्केट मैकेनिज़्म काम नहीं कर रहा होता। डिमांड और सप्लाई जो है ऐसी कोई फोर्सेस काम नहीं कर रही होती। जो पब्लिक गुड्स है गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। डिमांड जो इसमें प्राइस मैकेनिज़्म बेसिकली नहीं होता, क्योंकि प्राइसेस जो है वो मार्केट की जो कह लें कि फ्री फोर्सेस हैं या हमारे पास कह लें इनविजिबल हैंड्स हैं, उनके थ्रू जो है प्राइसेस वगैरह डिटरमिन नहीं हो रही होती। तो बेसिकली पब्लिक गुड्स ऐसी गुड्स होती है जिनके लिए कोई भी शख्स जो है वो कोई भी प्राइस पे करना नहीं चाह रहा होता, क्योंकि ये वो गुड्स होती हैं जो कि जिसमें एक आप कह लें कि प्रॉपर्टी होती है नॉन एक्सक्लूजन की। और नॉन एक्सक्लूजन का मतलब है कि आप किसी को मना नहीं कर सकते वो चीज़ यूज़, वो प्रॉपर्टी यूज़ करने से। तो ऐसी चीज़ जिस जो कि ऑल सब लोगों के लिए कॉमन हो, उसमें कोई भी शख्स जो है वो वॉलंटरीली कंट्रीब्यूशन नहीं करना चाह रहा होता। और बेसिकली हमें जो पब्लिक गुड प्रोविजन है उसमें कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी होती है, हमें फ्री राइडर प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ी होती है। फ्री राइडर प्रॉब्लम यही है कि जो इंडिविजुअल पर्सन है, कोई भी शख्स जो है वो बिना कुछ पे किए उस चीज़ से फ़ायदा उठाना चाह रहा होता है उस चीज़ का। और उसके बाद जो है ऐसी सूरत में क्या करना पड़ता है, गवर्नमेंट को इंटरवेन करना पड़ता है मार्केट में। गवर्नमेंट किस तरह से मार्केट में इंटरवेन करती है, गवर्नमेंट के पास जो उसके डिफरेंट टूल्स हैं, एक्सपेंडिचर्स हैं, टैक्सेस हैं और सब्सिडीज़ हैं। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी, जो अपनी गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी है उसके थ्रू पे गवर्नमेंट इंटरवेन करती है। अब जो कह लें कि एक्सटर्नैलिटीज़ को भी अगर मैं इसमें शामिल कर दूं और गवर्नमेंट जो गुड्स हैं, गवर्नमेंट पब्लिक गुड्स हैं उसको भी मैं शामिल करूं, तो मैं इससे रिलेट इस तरह से करूंगी कि जो गवर्नमेंट पब्लिक गुड्स हैं, पब्लिक गुड्स प्रोविजन में ऑफ कोर्स गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स करती है। और गवर्नमेंट जो है एक्सपेंडिचर्स कैसे करती है, क्योंकि वो आप लोगों से टैक्सेस यानी रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट कर रही होती है। और सब्सिडीज़ वगैरह एक्सेट्रा मार्केट इकॉनमी में, और जो टैक्सेस इंटरवेंशन, इसको मैं एक्सटर्नलिटी से इस तरह से रिलेट कर सकती हूँ कि एक्सटर्नलिटीज़ वाला हमने पूरा एक कॉन्सेप्ट देखा था जिसमें हमने एक्सटर्नल बेनिफिट और एक्सटर्नल कॉस्ट का जिक्र किया था। जो एक्सटर्नल कॉस्ट है, एक्सटर्नल कॉस्ट में क्या होता है कि जो आपके पास जो सोसाइटी में कुछ इंडिविजुअल पर्सन या फिर कुछ जो कह लें कि फैक्टर्स होते हैं जो कि एक्सटर्नल बैड क्रिएट कर रहे होते हैं, या फिर कह लें कि जो दूसरे लोग हैं, थर्ड पर्सन को उनकी वजह से सफ़र करना पड़ा होता है। तो ऐसे में गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट उन पर टैक्सेस इम्पोज करती है। और अगर एक्सटर्नल बेनिफिट का जिक्र करें तो एक्सटर्नल बेनिफिट में जो पर्सन होता है वो जो है वो अपने आप तो फ़ायदा ले रहा होता है, लेकिन उसकी किसी एक्शन की वजह से दूसरे लोगों को भी फ़ायदा हो रहा हो, लेकिन वो जो फर्स्ट पर्सन है उसे किसी तरह से कंपनसेट ना किया जा रहा हो। तो ऐसे में गवर्नमेंट क्या करती है, ऑफ कोर्स उससे एक्सटर्नल बेनिफिट जो क्रिएट हो रहे हैं, दूसरे लोगों को भी फ़ायदा हो रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, सब्सिडीज़ जो है वो देना शुरू करती है, सब्सिडीज़ जो है वो प्रोवाइड करती है। अब लेकिन जो मसला है वो यही आ जाता है पब्लिक गुड्स की सूरत में, एक्सटर्नैलिटीज़ वाला प्रॉब्लम आ जाता है कि एक्सटर्नैलिटीज़ जो है वो क्रिएट हो रही होती हैं। एक्सटर्नैलिटीज़ को गवर्नमेंट को कंपनसेट करना पड़ता है। और गवर्नमेंट जो है वो मतलब एक मसला ये आ जाता है जी, नो चेक ऑन द एक्सटर्नल कॉस्ट, कि जो एक्सटर्नल कॉस्ट हो रही होती है यानी कि एक्सटर्नैलिटीज़ जो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ क्रिएट हो रही होती हैं, उन पे कोई चेक एंड बैलेंस बेसिकली नहीं होता। उसके बाद आ जाता है वॉलंटियर बार्गेनिंग इन स्मॉल ग्रुप। ये सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है। इसमें यह है कि जो एक्सटर्नैलिटीज़ का हमने पर जिक्र किया है वो बेसिकली उस सूरत में होती है जब हमारे पास जो कम्युनिटी है वो लार्ज मतलब एरिया पे फैली हुई हो, या फिर लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो हैं हम जब उनका जिक्र कर रहे हो, तब एक्सटर्नैलिटीज़ अगर क्रिएट हो रही हो तो उन्हें कंपनसेट करना मुश्किल हो जाता है, उनको डील करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम अगर हमारे पास कुछ ऐसी एक्सटर्नैलिटीज़ हैं जो मतलब जिसमें सिर्फ स्मॉल नंबर ऑफ पीपल जो है वो इफेक्ट हो रहे हैं, तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि वो जो लोग हैं आपस में एक दूसरे से डिस्कस करके एक दूसरे को कंपनसेट कर सकते हैं, निगोशिएट कर सकते हैं एक जगह पे बैठ के, और निगोशिएशन के थ्रू अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी यहाँ पे जो एग्जांपल है मेरे पास वो एक कह लें कि चरवाहा, उसकी एग्जांपल हो गई। और उसके अलावा उसके जो मतलब
कह लें कि उसकी एक फार्मर है और एक जो चरवाहा है उसकी एग्जांपल ले लेते हैं। जो फार्मर है उसकी फील्ड्स हैं, उसकी जो खेत हैं वो बिल्कुल साथ लगते हैं, जहाँ पे चरवाहा जो है वो उसके बहुत से जानवर मौजूद हैं। ओके, अब वो क्या होता है कि जी वो जो जानवर हैं, जो एनिमल्स या शीप वगैरह जो भी है, वो आके जो फार्मर की फील्ड है उसको इफेक्ट कर देते हैं। ठीक है, उसको मतलब खा लेते हैं, उसे मतलब ख़राब कर देते हैं, जो भी कर देते हैं। जो फार्मर है अब वो क्या करेगा, वो उससे कहेगा, चरवाहे से, रैंचर से कहेगा कि चलो आओ हम दोनों बैठते हैं और निगोशिएट कर लेंगे कि किसी तरीके से क्या करेगा, या तो जो चरवाहा है वो फार्मर को कुछ ना कुछ पे कर देगा उसके अगेंस्ट जो उसका नुकसान हुआ है, या फिर क्या होगा कि जो कह लें कि जो फार्मर है वो चरवाहे से कहेगा कि अच्छा जो अपनी नंबर ऑफ शीप है इन्हें कम कर लो और मतलब इसके लिए मैं तुम्हें पे कर देता हूँ, ऐसा भी पॉसिबल है। सो क्या होगा कि दोनों ने क्या किया, जब हमारे पास फ्यू नंबर निगोशिएटर्स हों, if the negotiators are few in numbers, the efficient solution can be attained through bargaining, but in the presence of the large group the market may face failure. So यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गई कि अगर आपके पास कम जो है वो छोटा ग्रुप है और एक्सटर्नलिटीज़ क्रिएट हो रही हैं किसी के एक एक्शंस की वजह से, तो क्या होगा कि वो आपस में निगोशिएट करके अपनी प्रॉब्लम्स जो है उसे रिजॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास आ जाती है जो पब्लिक गुड्स से रिलेटेड, वो है कंजेशन। कंजेशन बेसिकली जो पब्लिक गुड्स है, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट जो है पब्लिक को फैसिलिटेट करने के लिए प्रोवाइड करती है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो पब्लिक गुड है वो क्राउडेड हो जाती है, मतलब कंजेशन क्रिएट हो जाती है। एफिशिएंसी जब बहुत ज़्यादा लोग एक चीज़ को यूज़ करना शुरू कर देते हैं, तो क्या होता है कि उस गुड की एफिशिएंसी जो है वो इफ़ेक्ट होती है और वो नेगेटिवली इफ़ेक्ट होती है। उस गुड से जो हमें फ़ायदा होता है, उस फ़ायदे की बजाय हमें क्या होना शुरू हो जाता है, उल्टा नुकसान होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब जैसे कि मैं सिंपल कि अगर एक क्लास में स्टूडेंट्स जो है उनकी तादाद इंक्रीज़ करती जाए, तो अगर स्टूडेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती चली जाए और लेकिन एक टीचर के लिए उसे हैंडल करना प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, एक टीचर उसे हैंडल नहीं कर सकेगा या ना फिर वो अच्छे से लेक्चर जो है वो डिलीवर कर सकेगा। इस तरह एक रोड है, रोड के ऊपर अगर जो है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जमा हो जाए, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जो है वो मतलब वहाँ से गुजरना शुरू हो जाए, तो क्या होगा कि रोड जो है वो मे बी डिटोरिएट हो जाए या फिर रोड जो है वो उसकी रिपेयरिंग वगैरह बहुत जल्दी करनी पड़े, वो मतलब वो यूज़ हो जाएगी। उसके अलावा पार्क्स वगैरह की अगर बात करें, तो पार्क्स जो हैं क्या होगा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पब्लिक बहुत ज़्यादा पार्क की तरफ मूव करती है, तो जो पार्क की ब्यूटी वगैरह वो इफ़ेक्ट होती है। तो ऐसी सूरत में गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी बहुत जो फ़ीस है उस पे लगा देती है। ठीक है, जैसा कि आप कह लें कि जैसे आप किसी पार्क में गए, आपने एक छोटा सा मतलब टिकट लिया, बेशक जो है वो बहुत ज़्यादा हाई प्राइजेज़ में नहीं लेकिन कम प्राइजेज़ में से ही। टोल टैक्सेस जो हो गए, जो कि मतलब रोड्स वगैरह पे या पार्किंग एरिया में जो गाड़ी वगैरह खड़ी होती हैं या रोड से गुजरती हैं, तो वो टैक्सेस पे करते हैं। तो ऐसी सूरत में क्या होता है, ऐसी सूरत में जो आपकी पब्लिक गुड होती है, वो पब्लिक गुड है वो आपकी मिक्स गुड बन जाती है। मैं यहाँ पे रीडिंग करती हूँ, व्हेन नंबर ऑफ यूजर्स ऑफ पब्लिक गुड्स इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ द पब्लिक गुड बिकम्स डिटोरिएटेड। ओके, तो ऐसी सूरत में क्या होता है, पॉलिसी टू इम्पोज फ़ी ऑन द प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स जो है वो अडॉप्ट की जाती है, इम्पोज फ़ी जो है वो इम्पोज कर दी जाती है, और ऐसी सूरत में जो पब्लिक गुड होती है वो आपकी मिक्स गुड बन जाती है। यानी पब्लिक गुड है, गवर्नमेंट ने आपको फ्री प्रोवाइड किया, लेकिन ड्यू टू रिमूव कंजेशन प्रॉब्लम गवर्नमेंट क्या करती है, उसकी थोड़ी बहुत जो है वो मतलब फ़ीस जो है वो चार्ज करती है, और उसकी वजह से क्या होती है, वो गुड मिक्स गुड बन जाती है। यानी उसमें कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं वो प्राइवेट गुड की भी शामिल हो जाती हैं। उसके बाद स्पेशल लिमिटेशन ऑफ बेनिफिट्स। स्पेशल लिमिटेशन ऑफ बेनिफिट्स जो है बहुत सिंपल सा पॉइंट है। इसमें ये है जी कि यूजुअली जो हमारे पब्लिक गुड के बारे में कॉन्सेप्ट है वो यही है कि सच गुड विल बी अवेलेबल फॉर ऑल, कि ये गुड जो है वो तमाम लोगों के लिए अवेलेबल होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बट इट डज़ नॉट। बाज़ औक़ात कुछ पब्लिक गुड्स हैं जो कि ओवरऑल पूरे कंट्री के लिए अवेलेबल होती हैं, जैसे कि सिक्योरिटी सिस्टम नहीं, आप कह लें कि जो हमारा कह लें ओवरऑल क्या कहेंगे उसे, हमारा ओवरऑल जो डिफेंस सिस्टम है वो पूरे कंट्री के लिए इक्वली अवेलेबल होता है। लेकिन हमें पता है कि बहुत सी पब्लिक गुड्स है जो कि स्पेशल जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, लेकिन वो स्पेसिफिक एरिया तक लिमिटेड हो जाती हैं, जो मतलब कन्फाइंड हो जाती हैं स्पेशल रीजन और जो हमारी जो स्टेट है उस तक। फॉर एग्जांपल
जैसा कि अगर पार्क्स जो हैं वो लाहौर में बहुत ज़्यादा हैं, तो वो लाहौर के लोगों के लिए पब्लिक गुड हैं, मतलब उन लोगों के लिए फैसिलिटी है। अगर लाहौर में जो है यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा हैं, एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, तो वहाँ के लोगों के लिए वो एक प्योर पब्लिक गुड है। लेकिन अगर कोई शख्स कराची से लाहौर की तरफ मूव करता है एजुकेशन गेन करने के लिए या कुछ भी, तो उसके लिए वो प्योर पब्लिक गुड नहीं रहेगी। वो उसके लिए जो उसे कॉस्ट बेयर करनी पड़ी है, जो ट्रैवल करके आना पड़ा है, वो उसके लिए ऑलमोस्ट जो है वो प्राइवेट गुड बन जाती है। सो जो पब्लिक गुड्स हैं उसके बेनिफिट बाज़ों का जो है वो स्पेसिफिक एक एरिया तक जो है वो महदूद हो जाते हैं। इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं, स्ट्रीट लाइट्स। स्ट्रीट लाइट्स ऑफ कोर्स अगर आपके एरिया में है, तो वो आपके एरिया के लोगों के लिए जो है वो पब्लिक गुड ज़रूर है, लेकिन बाकी लोगों के लिए वो कोई मतलब पब्लिक गुड जो है वो बाकी लोगों के लिए नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं सब्स्टिट्यूटेबिलिटी अमंग गुड्स। अब जो पब्लिक गुड्स हैं, जो गवर्नमेंट गुड्स प्रोवाइड करती है, वो ऐसा नहीं है कि वो गवर्नमेंट जो गुड्स प्रोवाइड कर रही है, वो सिर्फ गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करेगी। बाज़ औक़ात कुछ गुड्स ऐसी हैं जो कि हमें प्राइवेटली भी अवेलेबल होती है। यानी कुछ वांट्स हमारी ऐसी हैं जो कि दोनों से, यानी प्राइवेट एज़ वेल एज़ पब्लिक गुड्स जो हैं, उनसे फुलफ़िल हो सकती हैं। ठीक है? अब जैसा कि हम लोग वॉच एंड वार्ड का अगर सिस्टम देख लें, तो पाकिस्तान में या हर जगह पे आपके पास एक तो पुलिस सिस्टम मौजूद होगा, लेकिन उसके अलावा आपको राइट है कि आप प्राइवेट सिक्योरिटी सिस्टम जो है उससे भी फ़ायदा उठा सकते हो। और ऐसा है कि जो पहला केस है वो उसमें क्या होगा, जब पुलिस वगैरह की अगर हम बात करें, तो उसमें क्या है जी, ये पब्लिक गुड कंसिडर होगी। ठीक है? लेकिन जो सेकंड केस है, सेकंड केस में क्या होगा, अगर आप प्राइवेट सिक्योरिटी सिस्टम जो है उससे फ़ायदा उठा रहे हो, तो सेकंड केस में ये आपकी प्राइवेट गुड बन जाती है। और प्राइवेट गुड बनती है तो इसका मतलब है कि इसकी जो सप्लाई है वो हुज़ सप्लाई डिपेंड्स अपॉन द मार्केट, कि मार्केट जो है उस पे डिपेंड करती है। जब कोई भी ऑफ कोर्स गुड प्राइवेट है, तो देखा जाएगा मार्केट में जितनी डिमांड होगी उस हिसाब से सप्लाई मौजूद होगी, या फिर जितनी सप्लाई होगी उससे फ़ायदा मतलब उस हिसाब से फ़ायदा उठाया जाएगा, और प्राइसेस वगैरह जो हैं ऑफ कोर्स सप्लाई और डिमांड जो है उसको देख के डिटरमिन की जाएंगी। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं जो इंडिविजुअल डिमांड फॉर पब्लिक गुड्स। लोग जो पब्लिक गुड्स हैं, पब्लिक गुड्स प्रोवाइड की जाती है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। गवर्नमेंट जो है देखती है कि सोसाइटी की प्रेफरेंस क्या है। बाज़ों का जो पब्लिक गुड्स है इसको प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो ऑफ कोर्स लोगों की प्रेफरेंस देखती है, हमेशा ही देखती है, लेकिन इंडिविजुअल प्रेफरेंस जो है उसे एस्टिमेट करना पॉसिबल नहीं होता। किसी एक शख्स जो है उसकी प्रेफरेंस, इंडिविजुअल प्रेफरेंस या इंडिविजुअल डिमांड जो है उसे एस्टिमेट करना गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं होता। तो ऐसी सूरत में क्या होता है, मैं सिंपल रीडिंग के थ्रू हम लोग वन बाय वन इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट द डिमांड फॉर द एनी पब्लिक गुड। जो पब्लिक गुड है उसकी डिमांड जो है उसका एस्टिमेट करना पॉसिबल नहीं होता। हमारे पास जो है इसके लिए एक सिस्टम तो मौजूद है, हमारे पास कह लें कि वोटिंग सिस्टम मौजूद है। हमारे जो गवर्नमेंट के जो इलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं वो प्रेफरेंसेस लोग जो आम पब्लिक है उसकी गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं, उससे एस्टिमेशन लगाया जाता है। लेकिन फिर भी ये काफ़ी हद तक जो है वो मुश्किल चीज़ है। और जब हम डिमांड जो है उसको प्रॉपर्ली एस्टिमेट नहीं कर सकते, जो सप्लाई है, सप्लाई जो है वो कितनी जो सप्लाई होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए, उसका एस्टिमेशन लगाना भी पॉसिबल नहीं होता। और ऐसी सूरत में जब डिमांड के बारे में हमें प्रॉपर्ली गाइडलाइन मौजूद नहीं है, तो हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में भी नहीं पता लगा सकते कि अगर ऑफ कोर्स अगर हम लोगों को किसी शख्स की प्रेफरेंस पता होगी तो हम बता सकते हैं जी इस शख्स के लिए मार्जिनल यूटिलिटी इस चीज़ की ज़्यादा है या मार्जिनल यूटिलिटी इस चीज़ की कम है। लेकिन जब हम लोग डिमांड का ठीक से अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि डिमांड कितनी इसेंशियल है कितनी नहीं, तो हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी जो है उसको भी प्रॉपर्ली एस्टिमेट नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपके पास मार्जिनल जो यूटिलिटी है उसको आप नहीं बता सकते कि किसी गुड के लिए कि जो पब्लिक गुड है उसके लिए किसी इंडिविजुअल पर्सन की मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि जो एफिशिएंट प्रोडक्शन विल बिकम डाउटफुल, कि अगर आप कहें कि पब्लिक गुड जो है जो भी प्रोवाइड की जा रही है वो एफिशिएंटली प्रोवाइड, उसकी जो प्रोडक्शन है वो एफिशिएंट की जा रही है और जो रिसोर्स एलोकेशन है वो प्रॉपर्ली की जा रही है, लेकिन आप उस वक्त तक आप नहीं ये दावा कर सकते जब तक आपको इंडिविजुअल डिमांड और यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मौजूद ना हो। सो ऐसी सूरत में क्या होता है, डिफ़िकल्ट टू डिसाइड रिगार्डिंग दी पब्लिक पॉलिसी इन रिस्पेक्ट ऑफ रिसोर्स एलोकेशन। सो ऐसी सूरत में जो पब्लिक पॉलिसी है, जो ऑफ कोर्स पब्लिक डिसाइड करती है कि रिसोर्स एलोकेशन कैसी होनी चाहिए, रिसोर्सेज जो हैं वो कहाँ पे एलोकेट ज़्यादा होनी चाहिए और कहाँ पे कम एलोकेट होनी चाहिए। सो ये सब चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट की पॉलिसी बनाना और गवर्नमेंट की पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन करना जो है वो थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी कॉन्सेप्ट इन्फ्रा मार्जिनल एक्सटर्नैलिटीज़,
इंफ्रामार्जिनल एक्सटर्नलिटीज जी, ये कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि जो गुड्स हैं जिनके साथ एक्सटर्नल बेनिफिट मौजूद मतलब अटैच होते हैं, ऑफ कोर्स जो है गवर्नमेंट जो है उनको पॉलिसी बनाती है और गवर्नमेंट इंटरवेन करती है। अब इसे मैं अगर सिंपली समझाना चाहूँ, वो ये चीज़ होगी कि बाज़ औक़ात गवर्नमेंट गुड प्रोवाइड करती है, लेकिन वो इतनी मतलब बाज़ औक़ात वो इतनी प्रोवाइड कर दी जाती है कि उसकी लास्ट पे जाके इंफ्रामार्जिनल जो बेनिफिट होते हैं वो ज़ीरो हो जाते हैं। इंफ्रामार्जिनल बेनिफिट ज़ीरो होने का मतलब ये है कि मैं अगर इसे सिंपली कहूँ कि सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उसकी एफिशिएंसी जो है वो ज़ीरो पे पहुँच जाती है। जो मार्जिनल बेनिफिट होते हैं, जो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने होते हैं, जो कह लें कि आप वो बिलो द मार्जिन चले जाते हैं, उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा होता, बल्कि उल्टा कह लें कि वो हमारे लिए बर्डन बनना शुरू हो जाती है। अब जैसे मैं अगर पाकिस्तान के साथ में एग्जांपल दूँ, एजुकेशन सिस्टम जो है उसे गवर्नमेंट बहुत फैसिलिटेट करे, जो मतलब उसके लिए बहुत सी पॉलिसीज़ बनाई गई। और एजुकेशन, अब अगर आप एजुकेशन सिस्टम को अगर हम लोग एनालाइज करें तो एमफिल हम लोग पहले बहुत कम स्टूडेंट्स देखते थे, लेकिन अब एमफिल इज़ द कॉमन थिंग। इवन पीएचडी जो है वो बहुत से लोग कर रहे हैं। लेकिन क्या इससे हमें फ़ायदा हो रहा है? बल्कि क्या हुआ है कि ये जो पब्लिक गुड है, ये प्रोवाइड होने की वजह से इंफ्रामार्जिनल जो बेनिफिट्स हैं वो कम हो गए हैं। इंफ्रामार्जिनल बेनिफिट कम हो गए हैं तो उसके पीछे मल्टीपल एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। एक तो ये कि बहुत कॉमन ये चीज़ हो गई, ठीक है, इसके पहले जो लोग एमफिल करते थे उनको वैल्यू बहुत ज़्यादा किया जाता था, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी मिल जाती थी, या हायरिंग जो है बहुत जल्दी हो जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। और आप दूसरी साइड पे ये कह लें कि मैं इससे अगर रिलेट करना चाहूँ तो मैं ऐसे भी कह सकती हूँ कि एजुकेशन जो है वो बहुत कॉमन हो गई है, लेकिन क्योंकि जो पीछे कह लें कि आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ही क्रिएट नहीं हो रही, जब उस चीज़ की डिमांड ही नहीं बढ़ रही, तो फिर क्या हुआ, इसके जो मार्जिनल बेनिफिट्स हैं वो डिक्रीज़ हो गए हैं। ठीक है, यहाँ से रीडिंग भी कर लेते हैं। दोज पब्लिक गुड्स विच आर अटैच विद द एक्सटर्नल बेनिफिट्स फॉर देयर सप्लाई, गवर्नमेंट शुड अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ इंटरवेंशन। गवर्नमेंट को ऑफकोर्स पॉलिसी इंटरवेंशन की जो है वो अडॉप्ट करनी चाहिए। एज विद मोर एजुकेशन फैसिलिटीज आर मोर जस्ट सोसाइटी विल कम इन टू बींग। सिंपल, ये तो पॉसिबल है, ये ऐसा ही होना चाहिए, बट विद सर्टेन पब्लिक गुड्स द एक्सटर्नल मार्जिनल बेनिफिट इज ज़ीरो। The effects attached with external goods are called inframarginal externalities। जहाँ पे आपके जो मार्जिनल बेनिफिट्स हैं, एक्सटर्नल मार्जिनल बेनिफिट, वो ज़ीरो हो जाएं, वहाँ पे हम उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इंफ्रामार्जिनल एक्सटर्नलिटीज जो है वो क्रिएट हो रही है। बिकॉज ऑफ सच इफेक्ट नो इनएफिशिएंट सिचुएशन विल कम इनटू बीइंग। Thus, for the creation of a just society, the education cannot be supplied at a large scale because here a marginal social benefit of education is zero। कि ठीक है, एजुकेशन जो है वो सप्लाई करनी चाहिए, बट इट शुड नॉट बी अ वेरी लार्ज स्केल, शुड नॉट बी ऑन अ वेरी लार्ज स्केल। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं पिक्यूनरी एक्सटर्नलिटीज़। बेसिकली ये कहा जाता है कि जो पिक्यूनरी एक्सटर्नलिटीज़ है ये भी पब्लिक गुड की जो एक प्रॉब्लम है। अब पिक्यूनरी जो एक्सटर्नलिटीज़ है, इसको पब्लिक गुड के जो प्रॉब्लम है वो क्यों कहा जाता है, वो ये कहा जाता है जी कि ये मतलब ये मतलब कंसिडर किया जाता है कि ये भी एक तरह की एक्सटर्नलिटी है जो कि नेगेटिव इफेक्ट डालती है। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक छोटी सी एग्जाम्पल लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक एरिया जो है उसमें कुछ लोग रेंट पे रह रहे हैं, ठीक है, और जो कुछ लोग और लोग जो है वो मूव करके आ गए, और वो जो है वो हाई रेंट पे कर रहे, मतलब जो ऑफ कोर्स जो कह लें कि न्यू कमर्स हैं वो क्या कर रहे हैं जी कि वो हाई रेंट पे करने के लिए तैयार हैं। सो जो लैंडलॉर्ड है वो क्या करता है, वो रेंट जो है वो इंक्रीज़ कर देता है बिकॉज ऑफ न्यू कमर्स। तो ऐसी सूरत में जो पहले से ओल्ड रेजिडेंट है उन्हें क्या करना पड़ा है, उन्हें सफ़र करना पड़ रहा है, उन्हें हाई रेंट जो है वो पे करना पड़ रहा है। बेसिकली यही हुआ यहाँ पे। अब ये क्या है, ये कहा जाता है, ये कंसिडर किया जाता है कि जी एक तरह की एक्सटर्नैलिटी है जो कि क्रिएट हुई है। लेकिन इस पे एक मतलब इसको क्लियर किया जाता है, वो ये कहा जाता है कि जो एक्सटर्नैलिटीज़ हैं जो पहले डिस्कस किए हैं हम लोगों ने, जो हम लोग नेगेटिव पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज़ वगैरह का हम पहले जिक्र करते रहे हैं, वो बेसिकली रियल एक्सटर्नैलिटीज़ होती हैं और टेक्निकल एक्सटर्नैलिटीज़ होती हैं। लेकिन जो पिक्यूनरी एक्सटर्नैलिटीज़ हैं ये प्राइस मैकेनिज्म के साथ अटैच हैं। अब यहाँ पे हुआ क्या है कि जो रेंट इंक्रीज़ हुआ है
रेंट इंक्रीज जो हुआ है वो पैसा कहाँ गया, वो लैंडलॉर्ड के पास चला गया, ठीक है। सो ऐसे में क्या हुआ है कि सिर्फ रिसोर्सेज जो हैं वो ट्रांसफ़र हुए हैं, यानी जो रेंट पे थे, जो टेनेंट थे, उनसे जो रिसोर्सेज हैं वो कहाँ शिफ्ट हो गए, लैंडलॉर्ड के पास शिफ्ट हुए। लेकिन ओवरऑल जो कहने के रिसोर्सेज ज़ाया नहीं हुए। लेकिन जो कहा जाता है कि जो टेक्निकल एक्सटर्नैलिटीज़ है उसमें क्या होता है, उसमें अगर नेगेटिव जो हमारे एक्सटर्नैलिटीज़ को अगर हम देखें तो उसकी वजह से हमारे रिसोर्सेज जो है वो डैमेज हो रहे होते हैं और उनको कंपनसेट नहीं किया जा रहा होता। लेकिन जो पिक्यूनरी एक्सटर्नैलिटीज़ हैं, ये क्योंकि जो है इन्हें इजीली कंपनसेट किया जा सकता है और लोगों को जो लॉस हो रहा होता है वो जो है वो लॉस नहीं, बेसिकली सिर्फ रिसोर्सेज जो है वो ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं। The pecuniary externalities are attached with the price mechanism as the changes which occur in rent, interest, prices or wages made it to create gain for some people. यानी जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि जो रेंट था वो क्या हुआ, वो एक जगह से ट्रांसफ़र हो गया दूसरे लोगों तक, एंड लॉसेस फॉर सम अदर्स बिकॉज ऑफ सच इफेक्ट चेंजेस इन इकोनॉमिक वेरिएबल विल नॉट जनरेट एनी टाइप ऑफ इनएफिशिएंसी। ओवरऑल जो इकॉनमी है उसमें किसी तरह की कोई इनएफिशिएंसी जो वो जनरेट नहीं होगी। द चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई विल लीड टू एडजस्टमेंट इन द मार्केट, कि जो डिमांड और सप्लाई है उसमें ऑटोमेटिकली कुछ ऐसी एडजस्टमेंट्स आएंगी कि जो मार्केट है वो इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगी। बिकॉज ऑफ टेक्निकल एक्सटर्नलिटीज द रिसोर्सेज आर अनऑप्टिमली एलोकेटेड, but because of pecuniary externalities just the transfer of income takes place.